स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। जैसे कि हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अथवा लिपिड जैसे रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये कोशिकाएं सामूहिक रूप से ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिनसे अंगों का निर्माण होता है। यदि मांसपेशियां उचित ढंग से कार्य ना करें तो क्या होगा? हाँ, इससे शरीर की गति कठिन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सभी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। शरीर के उचित विकास तथा सभी अंगों की उचित क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन से प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं तथा ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। स्वास्थ्य का महत्व। आइए हम समझें कि वास्तव में स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा ना करे तो क्या होगा? यदि काफी मात्रा में कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता है अथवा जहां हम रहते हैं वहां के खुले नाले के रुके हुए पानी में स्थिर पड़ा रहता है, तो खराब स्वास्थ्य की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर। अंग्रेजी का शब्द डिजीज यानी रोग डिस्टर्ब्ड ईज के द्वारा समझा जा सकता है। रोग तथा इसके कारण। आइए हम समझें कि रोग कैसे होता है। जब कोई रोग होता है तो शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। ये बदलाव लक्षण दर्शाते हैं। ये रोग के सूचक हैं। इस प्रकार सिरदर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में मवाद लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग। रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। रोग तीव्र अथवा दीर्घकालिक हो सकते हैं। कुछ रोगों की अवधि कम होती है और इन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। कुछ दिनों की खांसी जुकाम के कारण हमारा वजन भी कम नहीं होता, हमारी सांस भी नहीं फूलती और हम सदैव थकान भी महसूस नहीं करते। ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। इसके उदाहरण फीलपाव तथा राजयक्ष्मा रोग है। इसमें लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब रहता है। अतः दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। रोग के कारक। रोग के कारण के बहुत स्तर होते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। कोई बच्चा हैजे से पीड़ित है। इसका अर्थ है कि वह किसी जीवाणु से संक्रमित है। इस जीवाणु ने उसके शरीर में कैसे प्रवेश किया? इसका कारण गंदा जल हो सकता है। दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि उसकी बहन इससे प्रभावित नहीं है। वह संक्रमित कैसे हुआ? हो सकता है कि वह स्वस्थ ना हो अथवा उसे उचित पोषण ना मिला हो। इसका एक कारण यह भी हो सकता है
कि शिशु में ऐसी आनुवांशिक विभिन्नता हो जिससे वह जल्दी संक्रमित हो जाता है। रोग संक्रमक अथवा असंक्रमक कारणों से हो सकते हैं। वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे राजयक्ष्मा यानी टीबी। दूसरी ओर कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो संक्रामक अभिकारकों के कारण नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कैंसर आनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होना तथा व्यायाम न करना है। संक्रामक रोग। संक्रामक कारक। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव विद्यमान हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हें 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। रोग कारक रोगाणु एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं, जैसे कृमि। आइए हम कुछ रोग कारक जीवाणुओं के उदाहरण का अध्ययन करें। जैसे कि हम जानते हैं कि साधारण जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स के लिए विषाणु उत्तरदायी हैं। टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा होते हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई यानी कवक द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से अनेक परिचित रोग जैसे मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग होते हैं। आंत्र कृमि तथा फिलिपाव जैसे रोग कृमि की विभिन्न स्पीशीज द्वारा होते हैं। संक्रामक कारक के प्रत्येक समूह का अपना एक विशिष्ट लक्षण होता है, जिसे विषाणु पोषद कोशिका के भीतर रहता है। जैसे विषाणु पोषद कोशिका के भीतर रहता है, इन कोशिकाओं में विभाजित होता है और बहुगुणित हो जाता है। ये जीवाणुओं के विपरीत परंतु संरचनात्मक दृष्टि से पोषद कोशिकीय मशीनरी का प्रयोग करते हैं, परंतु सभी जीवाणु एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक जीवाणु को मारने में प्रयुक्त औषधि उस वर्ग के सभी जीवाणुओं के लिए प्रभावी होगी, परंतु किसी विषाणु अथवा कवक पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। आइए हम एंटीबायोटिक की कार्यविधि को समझते हैं। ये एंटीबायोटिक जैव रासायनिक मार्ग पर क्रिया करते हैं। जीवाणु की सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति होती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जीवाणुविक प्रक्रिया को बाधित करती है। इसके परिणाम स्वरूप जीवाणु कोशिका भित्ति नहीं बना पाते हैं और वे सरलता से मर जाते हैं। विषाणु इन मार्गों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और यही कारण है कि विषाणु संक्रमणों में एंटीबायोटिक काम नहीं करते। संक्रामक रोग फैलने के स्थान। आइए देखें कि ये रोग किस प्रकार फैलते हैं। ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न प्रकार से फैल सकते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु द्वारा फैल सकते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता अथवा खांसता है तो इस दौरान निकले छोटे बूंदकों द्वारा यह फैलता है। जब उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा ये बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं साधारण जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग। आइए हम क्षय रोग का अध्ययन करें। यह माइकोबैक्टीरियम यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। खांसी आना, खांसी के साथ बलगम तथा खून आना, ज्वर, रात में पसीना आना, भार में कमी तथा कमजोरी इसके लक्षण हैं। मनुष्य वायु द्वारा श्वसन के माध्यम से टीबी जीवाणुओं के संपर्क में आता है। ये फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और हमारी प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं इन पर आक्रमण करती हैं।
प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं इन जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। प्रतिरक्षी कोशिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने तथा क्षतिपूर्ति के लिए संक्रमण को फैलने से रोकती हैं। कुछ जीवाणु प्रभावी बने रहते हैं और बहुगुणित होना प्रारंभ हो जाते हैं। संक्रमण अनियंत्रित हो जाता है और फेफड़े के ऊतकों तथा श्वसन नलिका क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। रोकथाम। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचें। उपाय: संक्रमित व्यक्ति को 4 औषधियों का कोर्स दिया जाता है, जिनका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। औषधियों की क्रिया देखने के लिए कैप्सूलों को खोलिए। रोग जल के माध्यम से भी फैल सकते हैं। यदि कोई संक्रमित रोग जैसे हैजा आदि से ग्रस्त व्यक्ति का मल पेय जल में मिल जाता है और आसपास रहने वाले व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं, तो यह रोग उन्हें भी हो सकता है। हैजा एक तीव्र संक्रामक रोग है जो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। पतला दस्त, उल्टी आना, त्वचा की नम्यता कम होना, शुष्क म्यूकस झिल्ली, प्यास, मांसपेशियों में दर्द आदि इसके लक्षण हैं। जल उबालकर अथवा ऐसा जल जो रासायनिक रूप से शुद्ध किया गया हो अथवा बोतल बंद हो के प्रयोग द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के प्रयोग द्वारा पुनः जलीयकरण करना हैजे का प्राथमिक उपचार है। हैजे के संक्रमण की अधिकता होने पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये तरल पुनः जलीयकरण आयतन को कम करने का कार्य करते हैं और इससे रोगी शीघ्रता से ठीक होता है। लैंगिक क्रियाओं द्वारा 2 व्यक्ति भौतिक रूप से एक दूसरे के अत्यधिक निकट संपर्क में आते हैं। सिफिलिस अथवा एड्स जैसे सूक्ष्म जैविक रोग लैंगिक संपर्क द्वारा एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं। कुछ जंतु किसी बीमार व्यक्ति से दूसरे संभावित पोषी तक संक्रामक कारकों को पहुंचाते हैं। इस प्रकार जंतु मध्यस्थ होते हैं और इन्हें रोगवाहक यानी वेक्टर कहा जाता है। मच्छरों की बहुत सी ऐसी स्पीशीज है जिन्हें रक्त से प्राप्त होने वाले अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर मनुष्य सहित अनेक समतापी प्राणियों से भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलाते हैं। संक्रामक रोग निवारण के सिद्धांत। संक्रमण के संपर्क में आने पर हम सदैव बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि ये उन्हें मार देती हैं, तो हमें रोग नहीं होगा। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त न हो। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता। टीकाकरण। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है, तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। टीकाकरण शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाता है। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचे हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते,
लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकता है।